नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द्विवीय निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। द्विवीय निषेचन किसे कहेंगे? तो द्विवीय निषेचन की परिभाषा क्या होगी, यानी कि द्विवीय निषेचन में क्या होगे, जो पराग नली में क्या पाए जाते हैं, पराग नली में दो नरयुग्मक पाए जाते हैं और जब पराग नली अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात वो पराग नली का जो शीर्ष भाग होता है वो फट जाता है और जैसे ही पराग नलिका का शीर्ष भाग फटेगा तो कितने नरयुग्मक स्वतंत्र होंगे? दो नरयुग्मक स्वतंत्र होंगे। दो नरयुग्मकों में से एक जो नरयुग्मक होगा वो इस अंड कोशिका के साथ संलयित होगा और नरयुग्मक जब अंड कोशिका के साथ संलयित होता है तो निर्माण किसका होता है? निर्माण होता है द्विवीय गुणित युग्मज का निर्माण होता है। तो ये कौन सा निषेचन कहलाएगा? ये निषेचन कहलाएगा प्रथम निषेचन। इसे अपन सत्य निषेचन भी कहते हैं, इसे युग्मक संलयन भी कहते हैं और इसे सिनगैमी भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं। जबकि द्वितीय निषेचन में क्या होगा, जो दूसरा नरयुग्मक है वो इस द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होगा और इस द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर निर्माण किसका करेगा? त्रिगुणित प्राथमिक घूर्ण कोश केंद्रक का क्या करता है? निर्माण। तो ये कौन सा निषेचन कहलाएगा? द्वितीय निषेचन कहलाएगा। प्रथम और द्वितीय निषेचन यदि दोनों को मिला दिया जाए तो निर्माण किसका होता है? निर्माण होगा द्विवीय निषेचन का। द्विवीय निषेचन में कितने अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है? तो द्विवीय निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, जिसे अपन क्या कहेंगे? त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 अगुणित केंद्रक मिलते हैं। एक तो द्वितीय केंद्रक 2n और दूसरा नरयुग्मक अगुणित। तो 2n और n कितने हो गए? 3n, यानी कि त्रिगुणित। तो द्वितीय निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। अगर कंप्लीटली बात कर ली जाए कि द्विवीय निषेचन में कितने अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, तो देखो एक नरयुग्मक अंडकोशिका अगुणित 2n और द्वितीय निषेचन में कितने? 3 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है किसमें? द्विवीय निषेचन में। और अगर बात आ जाए द्वितीय निषेचन में, तो द्वितीय निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का क्या होगा? संलयन। उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो निषेचन। इसे अपन युग्मक संलयन भी कह सकते हैं, सत्य निषेचन भी कहते हैं। तो निषेचन, युग्मक संलयन, सत्य निषेचन की जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने 1884 में की थी और किस में की थी? लीलियम में की थी। और अगर बात आ जाए द्विवीय निषेचन, तो द्विवीय निषेचन की जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी S.G. नवासिन ने। कब की थी? 1898 में। कौन से पादपों में की थी? लीलियम और फ्रिटिलेरिया के पादपों में द्विवीय निषेचन की खोज की। किसने की? S.G. नवासिन ने की। कब की? 1898 में की। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, त्रिसंलयन, यानी कि जिसमें 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन हो रहा है। तो त्रिसंलयन में क्या होगा? जो त्रिसंलयन है, इस त्रिसंलयन में जो युग्मक संलयन से पहले हो जाता है, यानी त्रिसंलयन की जो प्रोसेस है वो किससे पहले हो जाती है? युग्मक संलयन से पहले, यानी कि प्रथम निषेचन से पहले ही त्रिसंलयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अगला इसमें पॉइंट है परागण से और निषेचन के बीच जो अंतराल होता है वो होता है 2 घंटे से लेकर 25 घंटे के बीच क्या पाया जाता है? परागण और निषेचन के बीच अंतराल पाया जाता है। उसके बाद में द्विवीय निषेचन का महत्व है। तो प्यारे बच्चों, द्विवीय निषेचन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि द्विवीय निषेचन की जो क्रिया होती है वो केवल और केवल कौन से पादपों में पाई जाती है? आवर्त बीजी पादपों में ही पाई जाती है। द्विवीय निषेचन की क्रिया
केवल और केवल कौन सी पादपों में पाई जाती है? आवर्त बीजी पादपों में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, निषेचन के दौरान एक नर युग्मक दूसरे नर युग्मक के साथ जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? द्विगुणित जायगोट बनाता है, और ये जायगोट आगे विकसित होकर, परिवर्तन होकर, डेवलपमेंट होकर किसका निर्माण करता है? भूरण का निर्माण करता है। जब प्रागनलिका में जो दूसरा नर युग्मक होगा, वो दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ जुड़ेगा और जुड़कर किसका निर्माण करेगा? प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का। और इस भ्रूण कोश केंद्रक से बाद में क्या बनता है? भ्रूण कोश बनता है। और ये भ्रूण कोश कैसा होता है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो ध्यान रखना, ये भ्रूण कोश आवर्त बीजी पादपों में त्रिगुणित होता है, और यदि अनावर्त बीजी पादपों की बात आ जाए तो उसमें कैसा होता है बच्चों? अगुणित होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा चौथा, ये जो भ्रूण कोश है, ये विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन प्रदान करने का क्या करता है? कार्य। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये जो भ्रूण कोश है, ये क्या है? एक पोषक उत्तक है। अंकुरित बीज और भ्रूण कोश को भोजन देने का क्या करता है? कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है, भ्रूण कोश में नर और मादा दोनों के गुणसूत्र पाए जाने के कारण ये क्या प्रदर्शित करता है? संकर ओज क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ये हमारा द्विवीय निषेचन यहीं पर कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगली क्लास नेक्स्ट टाइम।